नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। उत्तराखंड में वन विभाग जंगलों की आग को लेकर बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के जंगल धू धू करके जल रहे हैं। वहीं वन विभाग आगजनी की चुनौतियों को देखते हुए अब शरारती तत्वों से कड़ाई के साथ निपटने का फैसला कर चुका है। दरअसल उत्तराखंड में वन विभाग ने अब तक 196 केस दर्ज किए हैं। ये केस जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता भी लगा लिया है। इन मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार वन विभाग ने जंगलों में आग के लिए सीधे तौर पर डीएफओ को जिम्मेदार बताया है। साथ ही जंगलों में आग लगने वाली घटनाओं के लिए डीएफओ को खुद मौके पर जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में आग की घटना से अब तक 2 लोग झुलस चुके हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी है। हालांकि अभी विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। बता दें आपको, आग बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी उतारे गए हैं। वनाग्नि की घटनाओं में एक्शन मोड में वन विभाग नजर आ रहा है। करीब 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की खबर भी सामने आई है। एक व्यक्ति के झुलसने की भी खबर है, तो वहीं एक की मौत की भी खबर है, लेकिन वन विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बता दें आपको, लगातार देहरादून, उत्तराखंड में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब वन विभाग सख्ताई से निपटने की कोशिश कर रहा है। इस पर कार्रवाई भी कर रहा है। तमाम शरारती तत्वों को लेकर कार्रवाई की भी खबर सामने आई है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वन विभाग सख्ती के साथ निपटने की तैयारी में है। तमाम लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं आग बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी उतारे गए हैं, ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। करीब 29 लोगों पर कार्रवाई की खबर भी सामने आई है। ये बता दें आपको, विशाल अग्नि लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर वन विभाग की ओर से अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये इसीलिए भैया एक मिनट, इसीलिए सरकार के स्तर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित डीएफओ घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे। और आज हमारे मैक्सिमम डीएफओ जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएफओ हो या नीचे के स्तर कर्मचारी हो। जिसको भी ये माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, वन विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं कार्रवाई के लिए? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें, लगातार जिस तरह से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, और ऐसे में उत्तराखंड जैसी देवभूमि में, क्योंकि यहाँ पर वन आच्छादित जो भूमि है वो सबसे ज्यादा है। अगर देश की तुलना की जाए, देश में अगर उत्तराखंड की तुलना की जाए, वन आच्छादित जो भूमि है वनों पर ही विशेष तौर से निर्भर है। और वनों में लगातार बढ़ते हुए तापमान की वजह से और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से वहाँ पर जो वन झुलस रहे हैं उसको लेकर के ये चिंता का विषय हुआ है। ये वनाग्नि जिस तरह से वनों में फैलती है और उससे जो नुकसान होता है उसको लेकर के प्रत्येक वर्ष ये उसको व्यवस्थाओं के लिए वन विभाग और उत्तराखंड सरकार लगातार चिंतित भी रहती है, और वो पहले से ही उसकी व्यवस्थाओं के दावे भी करती है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है, और अभी तक लगभग 700 हेक्टेयर वन भूमि अभी तक जंगल की आग से झुलस रही है, और उससे बहुत सी वन संपदा का नुकसान भी हुआ है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि पिछले दिनों 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, और इस वन अग्नि को नियंत्रित करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। हालांकि जिस वक्त जिस जमीन पे जिस भूक्षेत्र पे इस समय वनाग्नि जो फैली हुई है उसको बुझाने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जो वनाग्नि है उसको बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा, वन मंत्री के द्वारा भी ये निर्देशित किया गया है, इन लोगों ने
कुछ ऐसे भी अराजक तत्व है जो वनाग्नि वहां पर उत्पन्न करने में या आग लगाने में जिन लोगों का हाथ है या जिन लोगों ने गलती से या कुछ लोग जानबूझकर अपने फायदे को देखते हुए वनाग्नि को जन्म देते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने उन लोगों को चिन्हित किया है और वन विभाग ने अभी तक 196 केस अभी तक दर्ज किए हैं और जिसमें से 29 लोगों पर नामजद मुकदमा किया गया है, 26 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही इसको अभी तक की अगर बात की जाए तो 2 ऐसे इन पूरे जो इस समय जो वनाग्नि जो फैली हुई है पूरे उत्तराखंड में, उस दौरान अभी तक उसको बुझाने में 2 लोग झुलसे भी हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये जरूर मिल रही है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। पवन, जिस तरह से, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, हर साल जब ये अप्रैल और मई का मौसम आता है तो इस दौरान अक्सर देखा जाता है कि आग लगने की तमाम घटनाएं जो है वो सामने आती है। इसको लेकर वन विभाग की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई या फिर कोई पहले से किसी तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? ये हमेशा सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग वन आदमी से बचाव के लिए कुछ चयनित कार्यक्रम करते हैं और उसके अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन कहीं नहीं ये विभाग की या व्यक्तिगत तौर पे ये है या इसको जो अधिकारी है, वो जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी कहीं न कहीं नाकामी है, जिसको देखते हुए क्योंकि हर वर्ष इस बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के वन जंगलों में लगी हुई आग के हवाले हो जाते हैं। वहां पर चाहे वो वन्य जीव हो, उनके संरक्षण में कमी आती, तो वहीं जो लोग हैं जो वन पे निर्भर जिनकी आजीविका चलती है, जिन लोगों की, उनसे भी फर्क पड़ता है, भी बढ़ोतरी होती है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो वनों का कार्य है वो भी कहीं न कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास 3 ड्रग्स तस्करों को दून पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से हाई प्रोफाइल ड्रग LSD के 2058 ब्लॉट्स और 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 5 लाख की आकी जा रही है। पूछताछ में मुस्लिम ने बताया है कि डार्क वेब के माध्यम से वो इन ड्रग्स को मंगवाते थे और ये कॉलेज स्टूडेंट व प्राइवेट पार्टियों में सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनकी योजना नाकाम साबित हुई। अब पुलिस इनके पीछे अन्य तस्करों की भी तलाश कर रही है। नए नए तरीके अपनाता है। जब वो देख लेता है कि उसने कोई अपराध किया और उस अपराध में पकड़ा गया है, तो नेचुरल सी बात है अपराधी को नए तरीके खोजता है। खासकर हमारी चुनौती आजकल ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, डार्क वेब हो चाहे इंटरनेट पर जो इस तरह की सामग्रियों को बेचने की बात हो, तो इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें मुखबिर तंत्र हमारा, जैसे हम फिजिकल रूप में तो मुखबिर तंत्र और हमें अपने लोगों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो इंटरनेट ऐसी चीज़ है, जहाँ डार्क वेब ऐसी चीज़ है, जहाँ पर पेनिट्रेट करना, जहाँ पर घुसकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वहाँ पर कोई डील करना या वहाँ की कोई सूचना को निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि हमारी टेक्निकल टीम अभी जिस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को भी ट्रेनिंग करके और नई नई चीज़ों को जानकर वो अपने आप को एक्सपर्ट बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक्सपर्ट होंगे बदमाश, तो पुलिस भी उतनी एक्सपर्ट होगी उनको पकड़ने की। वहीं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप देहरादून ने इंजीनियर एंट्रेंस ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। SOG ने रायपुर स्थित एक परीक्षा केंद्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस सरगना के 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन व अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। आरोपी परीक्षा केंद्र में पहले से ही सर्वर रूम के माध्यम से कुछ सिस्टम का एक्सेस लेकर नकल कराते थे, जिसके लिए प्रति अभ्यर्थी 1 से 1.5 लाख रुपए भी दिए जाते थे। वहाँ का स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के डिस्गाइज में वो
अन्य छात्रों को भ्रमित करके या कहेंगे तो उनको ल्योर करके इस तरह के नेटवर्क को बढ़ा रहा था। तो जो लोग पकड़े गए वो भी कहीं ना कहीं छात्र बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यह यूथ का जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, या कहेंगे किस तरह की पार्टीज में ट्रेंड शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचा और उसके कारण ये अभी डेवलप हो रहा था। लेकिन ये अच्छी बात है कि पुलिस ने प्राइमरी स्टेज में इस गैंग को डेवलप होने से और फैलने से पहले ही इसको पकड़ा। साथ ही साथ जो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि राजपुर में भी जो गैंग पकड़ा गया था, इसमें युगांडा की महिला पकड़ी गई थी, वो उसी नेटवर्क के एक पार्ट में था जो देहरादून। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी अब कहीं ना कहीं प्रदेश से लुप्त होने की कगार पर है। इसे स्वास्थ्य विभाग का फेलियर कहें या फिर सरकार की नजरअंदाजी, लेकिन खुशियों की सवारी जो गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी थी, अब वो जीवनदायिनी एम्बुलेंस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिस पर अब सियासी पारा भी गरमाने लगा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011 में खुशियों की सवारी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रसव के उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाया जाता था। आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी इस वैन के जरिए अस्पताल लाया जाता था। शुरू में ये योजना किराए के वाहनों से शुरू की गई। इसके बाद 30 मार्च 2013 में सरकार ने किराए की वैन के स्थान पर अपनी गाड़ियां खरीदकर योजना का संचालन शुरू किया। शुरुआती कुछ सालों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में ये योजना काफी ज्यादा सफल हुई, इसकी मांग भी बढ़ने लगी। खुशियों की सवारी के संचालन का जिम्मा समस्त जनपदों के सीएमओ को दिया गया था। इसके लिए प्रति केस 450 रुपये निर्धारित किए गए थे। समय के साथ देखरेख के अभाव में ये वाहन खराब होने लगे। संचालन में आ रही दिक्कतों के कारण सीएमओ ने इस योजना से हाथ खड़े कर दिए। 2019 में इस योजना का संचालन तकरीबन ठप हो गया और अब से लेकर तब बता दें आपको कि स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी ही कमी नजर आ रही है। खुशियों की सवारी हमने पीपीपी मोड में दी है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो ख़राब है, क्योंकि हमने 108 जो चला रहा है उसी को खुशियों की सवारी दी है। तो व्यवस्था बनाने का उसका वो है, हम वो पीपीपी हमारा पार्टनर है, हम उससे पूछेंगे और व्यवस्था सुधारने के लिए कहेंगे। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके। और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन पूरी व्यवस्था जो ये एम्बुलेंसेस की है बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैंने पता भी किया तो मुझे पता चला कि जो एम्बुलेंसेस हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, वो भी जर्जर हालत में है। ये मैं काशीपुर की बात कर रही हूँ। और ड्राइवर एक ही है और पूरी व्यवस्था, उसके अलावा भी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इस प्राइवेटाइजेशन के कारण जो व्यवस्था है, टोटल व्यवस्था विहीन हो चुका है, सारी व्यवस्था। और खुद देखिए, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सारे अधिकारी भी, मुझे ऐसा एहसास होता है बात करने पर कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय पाते हैं। और इसीलिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्रसव के लिए महिला जा रही थी और रास्ते में या टेम्पो पे या अस्पताल की गेट पे प्रसव हो जाता है। बड़े दुख की और शर्म की ये बात है, चिंता की, कि सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वो तो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद विधायकों और पार्टी नेताओं के बीच तकरार के मामले आमने सामने आने लगे हैं। नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। परस्पर विरोधी बयानबाजी से पार्टी को असहज करने वाले 2 विधायकों, एक पूर्व विधायक और एक कार्यकारिणी सदस्य को देहरादून प्रदेश पार्टी कार्यालय में तलब किया गया। बयानों के लिए प्रदेश अध्यक्ष इनसे स्पष्टीकरण लेंगे। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्र के जरिए पूर्व विधायक दिनेश धनय पर निशाना साधा। उन्होंने टीएचडीसी की एक बैठक में उन पर सिफारिश करके उनके समर्थकों को ठेके दिए जाने का आरोप लगाया। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिनेश धनय ने भी किशोर उपाध्याय पर निशाना साधा। रानीखेत में भी बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग का मामला सामने आया है। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत के बीच तकरार इस कदर बढ़ी कि प्रदेश
अध्यक्ष भट्ट को दखल देना पड़ा। बता दें आपको कि भतरौ खजान के प्रधान संदीप खुल्ले ने विधायक नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और भांजे संदीप बधानी पर मारपीट का भी आरोप लगाया और पुलिस को तहरीर भी दी है। कैलाश पंत प्रधान के समर्थन में आ गए। इसके साथ ही पार्टी के विधायक और दायित्वधारी आमने सामने आ गए। इन दोनों प्रकरणों से भाजपा को असहज होना पड़ा। पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य खेम सिंह चौहान को भी तलब किया गया। चौहान पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया में पार्टी विरोधी टिप्पणी की। अब प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने 5 नेताओं को प्रदेश मुख्यालय बुलाया है। कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ रानीखेत के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला फूका। इससे पहले इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें कहा गया कि क्षेत्रीय विधायक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेसियों ने मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी को संज्ञान लेने की मांग की है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विधायक के आरोप पर लगाए गए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराखंड सरकार मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और घोटाले जैसी कई अनैतिक कार्यों में शामिल है। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सब मामले दर्शाते हैं कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी रानीखेत ताड़ीखेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि सभी उत्तराखंड वासी जानते हैं कि सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोगों की तरफ से कि जो मंत्रिमंडल विस्तार धाकड़ धामी सरकार का नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कहीं पैसों का लेन देन है। तो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि 30 लाख रुपये दे दिए गए, उसके बावजूद मंत्री बनाने के नाम पर धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, तो ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पार्टी के लोग ही उन पर इस तरह से धन लेकर के कैबिनेट में मंत्री पदों को देने का वादा कर रहे हैं। ये किस तरह की धांधली है? क्या किसी भी संवैधानिक सरकार में मंत्री पद पैसे लेकर दिए जाएंगे? तो यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है ये भाजपा सरकार पर है, ये धामी जी मुख्यमंत्री जी पर है कि वो जांच कराएं कि जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर के 30 लाख रुपए लेकर के मंत्री पद देने का वादा किया जा रहा है, तो इसके बारे में हमारी ये मांग है कि इस पर जांच हो और जो भी इस पर दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा दी जाए। पौड़ी जिले की पुलिस चारधाम यात्रा रूट पर उन वाहनों पर अपनी पैनी नजर रखेगी जो वाहन अपने वाहनों में मोडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर जनता को परेशान करते हैं। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्र में पुलिस टीम की चारधाम यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेगी। इस दौरान सड़कों पर फराटे भरने वाले वाहन चालकों पर पुलिस टीम ठोस कार्रवाई करेगी ताकि शांति व्यवस्था चारधाम यात्रा रूट पर बनी रहे। हम लोग अभी एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कि बाइक्स पर आते हैं और ये बाइक्स में कई बार बहुत ऊंची आवाज पटाखे चलाने वाली बाइक्स का भी प्रयोग करते हैं साइलेंसर को निकालकर। ऐसी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी शुरुआत में 1 हफ्ते के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसके बाद हम लोग 1 मई से इसमें इंटेंसिवली एक अभियान चलाएंगे पूरे जिले भर में। और जितने भी यात्री हमारे अगर आते हैं उनकी अगर बाइक्स में इस प्रकार की हमारी शिकायतें हमें मिलेंगी तो उनको डेफिनेटली हम लोग सीज करेंगे और एम्बेट में। वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया बनमीत नरूला के भाई परमेंद्र सिंह नरूला को ईडी ने 20 घंटे की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को देहरादून स्थित स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की मंजूर की है। अब ईडी 7 दिनों तक आरोपी परमेंद्र सिंह नरूला से पूछताछ करेगी। परमेंद्र सिंह पर आरोप है कि उसने अपने भाई के पैसों को काले से सफेद करने में मदद की। उसके दुबई, अमेरिका और अन्य कई देशों में बैंक खाते
थे। बता दें कि वर्ष 2019 में बनमीत को लंदन से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने नरूला परिवार के घर हल्द्वानी में छापा मारा था। इस छापे में नरूला परिवार के घर की तलाशी ली गई। वहां पर अलमारियों और अन्य जगहों से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए गए थे। करीब 20 घंटे चली छापेमारी के बाद कार्रवाई की गई। ईडी ने बनमीत के भाई परमेंद्र सिंह नरूला को गिरफ्तार कर लिया। परमेंद्र के दुबई, सिंगापुर, अमेरिका आदि देशों में कई बैंक खाते थे। इन खातों में बनमीत नरूला डॉलर और अन्य विदेशी मुद्रा में धन जमा कराता था। इसके बाद वो दुबई में रहकर इस धन को वहां की मुद्रा में और फिर उसे भारतीय मुद्रा में बदलकर विभिन्न जगहों पर निवेश करता था। नैनीताल जिले के कालाडूंगी विधानसभा के रामणियान सिंह गांधी आश्रम कटघरिया में गौ कथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्नति स्वयं सहायता समिति और गौ भक्त गौ संरक्षक ने किया, जिसमें कथावाचक व्यास पंडित गोपाल दत्त सत्यवली ने बताया कि गाय की दुर्दशा अत्याचार होने के कारण गौ कथा आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कथावाचक व्यास पंडित ने गोपाल दत्त सत्यवली ने सभी से ये अपील की है कि हर क्षेत्र में गाय की रक्षा करें। उन्होंने इस दौरान गाय के महत्व को भी बताया। ये सारी गौ कथाएं इसलिए रखी गई हैं कि सब गौ भक्त जो हैं एक जगह पे मिल के हर क्षेत्र में गाय की रक्षा करें और गाय को आश्रमों में या गौशालाओं में पहुंचाने के लिए जो है हर किसी की सहायता लें। यहाँ पे आज हर किसी के अंदर गौ भक्ति को जगाने के लिए ये गौ कथाएं करी गई हैं, क्योंकि आज गाय की दुर्दशाएं हैं। इसीलिए इस धरा पे, इस पृथ्वी में आज इतना बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है। और वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर रुड़की में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद बीजेपी सरकार में 18 बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते आज उत्तराखंड के उपभोक्ता भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, पर सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आम आदमी का खून चूसने में लगी हुई है और उद्योगपतियों को हर सहूलियत प्रदान कर रही है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी। युवक का कसूर इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और युवक के साथ मारपीट कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। दरअसल उत्तराखंड सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर रुड़की में डीजीएम कार्यालय के बाहर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदेश सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान एक युवक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मारपीट करते हुए भी नजर आए। हरिद्वार में अपनी जमीन पर हरे पेड़ों का अब आसानी से कटान होगा। इन बातों का हरिद्वार डीएफओ ने खंडन किया और कहा कि जब तक शासन से कोई लिखित एडवाइजरी जारी नहीं होती है तब तक इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर इसके बावजूद भी कोई इस तरह के पेड़ काटने का मामला सामने आता है तो पहले की तरह नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खेल में उत्तराखंड के युवा देश और दुनिया को अपना लोहा मनवाने के लिए आगे आ रहे हैं। हरिद्वार के डीएवी स्कूल का कक्षा 6 का छात्र आरव खान का नेशनल टीम में कैंप में चुना जाना दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करता है। आरव अंडर 14 बास्केटबॉल की टीम में भारतीय कैंप के 29 मई को ज्वाइन करेगा। उत्तराखंड से पहला ऐसा मौका है जब अंडर
14 कैटेगरी में किसी खिलाड़ी ने इंडियन टीम कैंप में अपनी जगह बनाई है, जिससे आरव ही नहीं उसके कोच भी उत्साहित है। आरव अपनी इस सफलता के लिए अपने कोच को श्रेय दे रहा है। कोच संजय का कहना है कि उत्तराखंड के पहली बार किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी ने भारतीय कैंप में अपनी जगह बनाई है, जिसके लिए आरव 29 मई को चेन्नई जाएंगे और 3 दिन कैंप में रहेगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।